तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 25 दिनों वाला सीरीज दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा दिए हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। क्या पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य। ये सिर्फ 1 घंटे में पूरी चैप्टर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया जाएगा। 1 घंटा में पूरी रिवीजन हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इतना पढ़ाना और थोड़ा सा सिर्फ एक पेज में आपका पूरा एनसीईआरटी चैप्टर कवर कर देंगे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, ये उन बच्चों के लिए खास तौर से है ये वीडियो जो कि सालों की पढ़ाई बर्बाद कर दिया है। अब 1 साल वो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब वो सोच रहा है कि कहीं से कुछ हमको जादू मिल जाए जिससे हम एग्जाम में अच्छा कुछ कर लें। उसके लिए खास तौर से है कि 1 घंटा में पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रहेगा, उससे एक भी लाइन बाहर नहीं रहेगा और एक भी लाइन छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है जनसंख्या विस्फोट। इससे पीछे वाला थोड़ा सा छोड़ दिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब जनसंख्या किस तरह से बढ़ रहा है। जनसंख्या किस तरह से बढ़ रहा है, देख रहे हो कितना जनसंख्या बढ़ रहा है। अभी कितनी आबादी है भारत की, वही है जनसंख्या विस्फोट। मतलब जनसंख्या बढ़ना कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है जनसंख्या, वो देखें। अगर हम बात करते हैं विश्व में, पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में तो 2 अरब था। विश्व की जनसंख्या याद करो मेरे साथ, लिखो, एक कॉपी निकाल के बैठो और जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखो, क्योंकि एक पेज में ही पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। आप भी एक पेज निकालो, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखो। ठीक है? ठीक, बिहार बोर्ड का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 20 से 25 दिन ही बचा है एग्जाम। ठीक, और उस 20 से 25 दिनों में सभी स्टूडेंट चाहता है कि कुछ जादू मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अच्छा करें। उसी के लिए, अच्छे करने के लिए, और जो अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे। सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट की बात करते थे, मेरे साथ याद कीजिए कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? 2 अरब। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 अरब। वही 2000 ईस्वी में कितना हो गया बढ़ करके 6 अरब। इसी को अब 2 अरब से 6 अरब हो गया, इसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या कितना स्पीड में बढ़ रहा है। ठीक है, और 2011 ईस्वी में देखेंगे तो 2011 ईस्वी में हो जाता है 7.2 अरब। मेरे साथ बोलो कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? 2 अरब। कितना? 2 अरब। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था? 2 अरब। 2000 ईस्वी में कितना हो गया बढ़ करके? 6 अरब। यही बढ़ करके 2011 ईस्वी में कितना हो गया? 7.2 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या। अगर हम बात करते हैं अपना इंडिया का, तो इंडिया का जनसंख्या आजादी के समय था 350 मिलियन। आजादी के समय कितना था भारत की जनसंख्या? आजादी के समय 350 मिलियन, और 2000 ईस्वी में यही बढ़ करके 1 अरब हो गया। कितना? 1 अरब। और 2011 ईस्वी में कितना हो गया? 1.2 अरब। कितना हो गया? 1.2 अरब। अभी फिर याद करा रहे हैं, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, चाहे वो कोई भी मेडिकल कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। अगर आपका एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्जाम या आपके मेडिकल कंपटीशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है और वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो कि 1 घंटा में पूरा खत्म करेंगे। 1 घंटा में। ठीक, याद करो, याद क्या करना था?
विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में कितना था? 2 अरब। 1900 ईस्वी में कितना था? 2 अरब। 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 6 अरब। यही 2011 ईस्वी में कितना हो गया? 7.2 अरब। अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या आजादी के समय कितनी थी? 350 मिलियन। कितनी? 350 मिलियन। और यही 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 1 अरब। और 2011 ईस्वी में 1.2 अरब। ये सभी पॉइंट लिखो कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक, हम बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या इतना क्यों बढ़ा? आज अभी इतना जनसंख्या क्यों इतना बढ़ रहा? जनसंख्या बढ़ने का रीजन है कि मातृ मृत्यु दर में कमी है। ठीक, शिशु मृत्यु दर में कमी। अभी क्या अच्छा क्या हो रहा है? हॉस्पिटल वगैरह क्या चिकित्सा सुविधा क्या है? अच्छा है, जिस वजह से लोग मर रहा है कम, इलाज उसका अच्छे से हो रहा है। ठीक है, इसी कारण है कि वो जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, और क्या बोल सकते हैं, अच्छा चिकित्सा सुविधा। ठीक है, इस वजह से जनसंख्या क्या है? बढ़ रहा है। इतनी जनसंख्या हाई स्पीड से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज का सिंबल रहा है। ठीक, अब जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे सोसाइटी में? ठीक है, हमारे समाज में अगर जनसंख्या वृद्धि हुई तो उससे क्या? अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो आय में कमी आएगी, इनकम सोर्स घटेगा। आय में कमी आएगी, इनकम सोर्स घटेगा। और क्या हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि से और बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, ये सब था छोटा मोटा टीच, छोटा मोटा, इसको करते हैं रीड। हम मेन मुद्दे की बात पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा चैप्टर है। और इससे अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो कम से कम 5 से 6 नंबर का सवाल रहता है। एक छोटा सा चैप्टर है मात्र में, ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर 5 से 6 नंबर दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रासेप्टिक। ठीक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक। कॉन्ट्रासेप्टिक क्या होता है? गर्भ निरोधक, ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिक। किसी को पता है तो लिखो, क्या होता है ये गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिक? गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिक क्या होता है कि जिससे हमें, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिक एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे हमें गर्भ से बचा जा सके, गर्भधारण से बचा जा सके। यानी कॉन्ट्रासेप्टिक क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिक एक मेथड होता है जिससे हमें प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिक गर्भ निरोधक क्या है? जिससे हमें गर्भ से बचा जा सके। ठीक, गर्भ निरोधक क्या है? जिससे हमें गर्भधारण से बच सके, प्रेगनेंसी से बच सके, वही कहलाता है कॉन्ट्रासेप्टिक गर्भ निरोधक। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक के लिए क्या होना चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक यानी आदर्श गर्भ निरोधक। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे हैं। आदर्श तो गर्भ निरोधक, ठीक, आदर्श गर्भ निरोधक। आदर्श गर्भ निरोधक हेतु क्या होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, ये इजीली हमें मार्केट में मिलना चाहिए। क्या? इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। हमें क्या बाजार में आसानी से मिलना चाहिए। और
ये क्या होनी चाहिए, इजीली मार्केट में मिलना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, ये रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक, तीन और यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। क्या यूजर फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी रक्षा करने वाला होना चाहिए, रक्षा करने वाला। और चौथा, पांचवा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई बाधा नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। ठीक, याद करो, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला सबसे कि वो इजीली इन द मार्केट में, मार्केट में वो आसानी से मिलना चाहिए वो गर्भ निरोधक। ठीक, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा नहीं कि हम ऐसा मेथड चुने जिसका हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट हो, जिससे हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाए। साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। ठीक, और रक्षा करने वाला होना चाहिए, जो हमें रक्षा करे, कोई डिजीज ना हो उसके लिए हमें रक्षा करे। ठीक, चौथा, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई बाधा ना बने, मैथुन के समय कोई बाधा ना बने। ठीक, मैथुन के दौरान क्या कोई बाधा ना बने। अभी तक इसके बारे में हम क्या जाने हैं, एक फिर से रिवीजन करो कि सबसे पहले हम बोले कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक क्या होता है, तो जिससे हमें गर्भ से, ऐसी प्रक्रिया जिससे हम गर्भधारण से बच सके, यानी प्रेगनेंसी से बच सके। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या हो सकता है, तो वो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, मार्केट में क्या आसानी से उपलब्ध हो, मार्केट में आसानी से मिल जाना चाहिए, और क्या कहा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई बाधा ना हो। ठीक, इतना पॉइंट। उसके बाद ये गर्भ निरोधक में दो टाइप का होता है, गर्भ निरोधक। ठीक, एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक गर्भ निरोधक, एक होता है कृत्रिम गर्भ निरोधक। ठीक, यानी प्राकृतिक गर्भ निरोधक को बोल देंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड कृत्रिम गर्भ निरोधक को बोल देंगे आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पर प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जो प्राकृतिक रूप से, कुछ ऐसी मेथड्स हैं, 3 मेथड है प्राकृतिक रूप से, वो देखिए बताएंगे अभी कि प्राकृतिक से पहले जान लेते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप का मतलब क्या हो, ऐसा मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव का ऐसा मेथड का वो काम करे जिससे हमें प्रेगनेंसी से बचा जा सके। प्राकृतिक रूप से हम कोई मेडिसिन से नहीं, कुछ मार्केट से खरीद करके कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट नेचुरल तरीका से क्या होता है, हमें गर्भ से बचाता है। कृत्रिम में आर्टिफिशियल आ जाता है, समझिए। अब देखेंगे अभी प्राकृतिक, प्राकृतिक गर्भ निरोधक, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन होता है अभी बताते हैं, तो बॉडी यूज करते हैं। क्या था प्राकृतिक
प्राकृतिक गर्मी निरोधक। इसमें 3 आता है मेथड, ना मेथड को जानेंगे। पहला होता है आवधिक संयम, दूसरा आता है बाह्य स्खलन, या इसी को बोलते हैं आंतरिक मैथुन। आंतरिक मैथुन। तीसरा होता है आवधिक संयम, बाह्य स्खलन, आंतरिक मैथुन, और तीसरा हमारा हो जाता है स्तनपान अनार्थक। ठीक, इंग्लिश बोल रहे हैं। आवधिक संयम का हो जाता है पीरियोडिक एब्सटेंशन। आवधिक संयम का हो जाता है पीरियोडिक एब्सटेंशन। बाह्य स्खलन का हो जाएगा एक्सटर्नल ठीक है। आंतरिक मैथुन का हो जाता है इंग्लिश इंटरनल सेक्सुअल इंटरकोर्स, और स्तनपान अनार्थक का हो जाता है लैक्टेशन एमनेरिया। ठीक, अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो समय लगेगा। आवधिक संयम में क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। आवधिक संयम में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 10वें से 17वें दिन, अगर आवधिक संयम में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 10वां से 17वां दिन, यानी टोटल 10 से लेकर 17 दिन, यानी 27 दिन अगर उस बेच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचे, अगर उसके दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। ये 10वें से 17वें दिन में क्या होता है, इसको बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। क्या? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है? ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या होता है, ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। अंडाणु क्या होता है, ओवम यानी अंडाणु। यहाँ पे क्या होता है, इस दौरान 10वें से लेकर 17वें दिन, ऐसे तो 14वां दिन माना जाता है अगर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10वें से 17वें दिन के बीच क्या होता है, अंडाणु रिलीज होता है। अगर इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचते हैं तो बाकी के दिनों में अगर होता है तो फिर क्या, वो प्रेगनेंसी नहीं होगा। इस दौरान बचना पड़ता है। ठीक ठीक। आवधिक संयम में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दौरान 10वें से 17वें दिन को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज क्योंकि इस दौरान ओवम अंडाणु क्या रिलीज होता है, इसलिए इस दौरान क्या बोलता है, बचने के लिए। बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन में क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल होता है वो क्या करता है, मेल जो होता है वीर्य आने से पहले, मतलब वीर्य निकलने से पहले क्या करता है, वजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेता है। ये क्या कहलाता है, बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। बाह्य स्खलन आंतरिक मैथुन में क्या होता है, जो पुरुष साथी होता है वो महिला, मतलब पुरुष साथी जो होता है वो महिला के योनि से क्या करता है, जिस समय वीर्य आने वाला होता है उस समय क्या करता है, अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है। अब मान लो इसमें सीमन ही क्या करते हैं, वजाइना गर्भाशय के अंदर नहीं जाएगा, वीर्य ही नहीं जाएगा, प्रेग्नेंट होगा नहीं होगा। यही करता है जो पुरुष साथी होता है, वो क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो जब वीर्य आने वाला होता है उस दौरान क्या करता है, अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है, अपने शिश्न को क्या करता है, वजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होगा। क्योंकि अब उसमें क्या, सीमन वीर्य ही नहीं जाएगा। जब सीमन वीर्य ही नहीं जाएगा, अगर उसमें ओवम आया भी होगा उस फीमेल में, क्या नहीं होगा प्रेगनेंसी। ठीक, ये
खत्म बाह्य स्खलन आंतरिक मैथुन। उसके बाद स्तनपान अनार्थों, किसको समझेंगे अच्छे से। स्तनपान अनार्थों क्या होता है कि एक फीमेल ना जब एक मां बनती है तो अपने बच्चे को 6 मंथ तक क्या करता है, अनिवार्य है कि 6 मंथ तक अपने बच्चे को दूध पिलाए। क्यों पिलाए, तो हम जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे कि मां के शुरुआती दूध में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है, याद करो तो मां के दूध में जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं, उस दौरान शुरुआती मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है, आपको IgA एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, तो इसलिए 6 मंथ तक अनिवार्य है कि एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, उस दूध में IgA एंटीबॉडी होता है। यह IgA एंटीबॉडी क्या करेगा, तो यह रोग से लड़ेगा। इसलिए जब तक मान लो स्तनपान अनार्थों में क्या होता है, 6 मंथ तक क्या करता है, एक फीमेल ना अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन करेगा। अब 6 मंथ तक मिल्क प्रोडक्शन, जब तक एक मतलब 6 मंथ तक माना गया, अगर 2 साल तक भी अपने बच्चे को दूध पिला रहा है उससे मतलब नहीं, हमें 6 मंथ देखना, ठीक है। अगर 6 मंथ तक कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रहा है तो उस दौरान क्या होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या होता है, हाईली इंक्रीज होता है। क्या होता है, हाईली इंक्रीज होता है, वो बहुत मात्रा में बनता है। प्रोलेक्टिन ही क्या बनाता है, दूध बनाता है, मिल्क बनाता है, ठीक है। तो जब तक वो अब 6 मंथ तक अपने बच्चे को दूध पिलाएगा तब तक उसमें क्या होगा, अब ये प्रोलेक्टिन हार्मोन हाई लेवल पर रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। जब ये प्रोलेक्टिन हार्मोन हाई लेवल पे रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो क्या, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब जब ओव्यूलेशन नहीं होगा क्या ओवम बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम नहीं बनेगा। अब ओवम नहीं बनेगा अगर इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी, नहीं होगी, ठीक। अब करते हैं इसको इरेज। इसके बाद देखेंगे कृत्रिम विधि कौन कौन है वो देखेंगे, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है वो बता देते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अवधि संयम में सिर्फ ये याद रखना है 10 में से 17वें दिन क्या होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचे। बाह्य स्खलन में क्या याद रखना है, जो पुरुष साथी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, जब वीर्य आने वाला होता है तो वो क्या करता है, महिला के यानी फीमेल के वजह से क्या करता है, अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है, ठीक। ये याद रखना है उसमें। और इसमें क्या रखना है, 6 मंथ तक जब तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो इस दौरान कितना सेक्सुअल इंटरकोर्स हो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। बस इतना ही याद रखना, ठीक। अब इसको करते हैं इरेज। अब दूसरा आ जाता है रोध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर। क्या होता है रोध, क्या होता है बैरियर। ये भी क्या होता है, ये एक कृत्रिम मेथड आ गया, ठीक। ये क्या आ गया, कृत्रिम मेथड आ गया। प्राकृतिक मेथड 3 ही था, खत्म हो गया। अब कृत्रिम मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये रोध बैरियर 7 टाइप का होता है, ठीक। रोध कितने टाइप का होता है, रोध ये बैरियर कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ये फीमेल एंड मेल दोनों के लिए होता है, ठीक। देखेंगे कौन कौन होता है रोध बैरियर।
आते तो हम ये पहले से लिख के रखते और डायरेक्ट आके समझा दो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि अच्छे से यहाँ पे समझना है। लिखेंगे आप भी लिखो जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक, पहला आ जाता है कॉन्डोम, दूसरा टोपी बोलते हैं जिसे, टोपी के बाद वॉल्ट। ठीक, उसके बाद आ गया डायफ्राम। डायफ्राम गर्भाशय से ग्रीवा, टोपी वॉल्ट। ठीक, कौन कौन कितने टाइप का होता है? टोटल 5 होता है। ठीक, रोधनिका, कॉन्डोम, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट। ठीक, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्डोम के बारे में। ये क्या होता है? कॉन्डोम ये पतली रबड़ का बना होता है। किसका? सबसे पहले ये देखना है। ठीक, ये पतली रबड़ का बना होता है। ये कॉन्डोम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक, कॉन्डोम क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। लेकिन ये चारों डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट, ये सभी क्या होता है? सिर्फ फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये बात याद है, सिर्फ फीमेल के लिए होता है। लेकिन कॉन्डोम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ये जो होता है यूज करने के बाद, और कॉन्डोम का यूज हुआ, यूज के बाद क्या होता है? फेंकने के लायक हो जाता है। फेंकने के लायक हो जाता है। ठीक है, फेंकने लायक हो जाता है। लेकिन ये चारों डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट, ये क्या होता है? फिर दोबारा यूज हो सकता है, दोबारा यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कॉन्डोम को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यूज करने के बाद फेंकने लायक हो जाता है, लेकिन ये दोबारा यूज कर सकते हैं। ये ओनली मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है। ओके, अब देखेंगे मेल में इसका किस तरह यूज होता है। फिर उसके बाद देखेंगे फीमेल इसका किस तरह यूज करता है। तो मेल क्या करता है? मेल कॉन्डोम का यूज पेनिस को ढकने के लिए करता है। किसको? पेनिस को ढकने के लिए यूज करता है। एंड फीमेल किसको ढकने के लिए करता है? गर्भाशय ग्रीवा। इससे होता है क्या? जब पेनिस क्या करता है? इससे ढक लेता है, तो जो वीर्य होता है वो फीमेल के वजाइना में नहीं जाता है, जिसके दौरान क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होता। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढकता है। इससे क्या होगा? गर्भाशय ग्रीवा को ढकने से जो अगर वीर्य यानी सीमन फीमेल के वेजाइना में चला जाता है, तो गर्भाशय ग्रीवा के आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि वहां पे बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, वो आगे नहीं जाने देता। ठीक, देख लिए मेल में किस तरह, फीमेल में। ठीक, इतना ही था, इतना ही जानना है इसके बारे में। ये सिर्फ ना, ये सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकता है, बल्कि बहुत सारा डिजीज को रोकता है।
कंडोम सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकता बल्कि एसटीडी डिजीज को भी रोकता है। अब एसटीडी, किसी को एसटीडी ही नहीं पता हो, एसटीडी किसे बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे बहुत ही खतरनाक रोग एड्स, कंडोम एड्स जैसे रोग से भी बचाता है, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड डायफ्राम गर्भाशय टोपी बोल्ट, ये क्या होता है? सिर्फ फीमेल के लिए होता है, ये दोबारा यूज किया जाता है। और देख लेते हैं, इस सब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गर्भाशय गिरिबाग को ढकने के लिए, ठीक, गर्भाशय गिरिबाग को ढकने के लिए किया जाता है, ढकने के लिए क्या जाता है, गर्भाशय गिरिबाग ढका जाता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म यानी फिर भी आगे नहीं जा पाता। ठीक, इतना ही था बस। इसके बारे में चारों एक ही जैसा चारों वर्क करता है, इसके लिए इतना ही, सिर्फ फीमेल के लिए होता है, इसे दोबारा यूज किया जा सकता है, ठीक, गर्भाशय गिरिबाग को ढकने के लिए किया जाता है। और इसमें एक चीज, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले लगाया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले लगाया जाता है, ठीक, पहले लगाया। इसके बारे में इतना ही, हम इरेज करते हैं तक रोज में। अब उसके बाद पढ़ेंगे आईयूडीज। आईयूडीज इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये किस तरह से प्रेगनेंसी को रोकता है देखेंगे। क्या होता है आईयूडीज? हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसका खत्म हो गया है तो इंक भर लिए हैं। अरे क्या पढ़ना था? हमको पढ़ना था आईयूडीज के बारे में। आईयूडीज इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिख देते हैं, अंतः गर्भाशय युक्ति, अंतर्गर्भाशय युक्ति, ठीक है, अंतर्गर्भाशय युक्ति। सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या याद रखना है वो पहले देखो। ये भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि है, भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि है। क्या है? भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि किसके लिए? प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, ये दूसरा मेथड। और ये किसके द्वारा? ये अनुभवी नर्स और डॉक्टरों द्वारा ही लगाया जाता है, ठीक। पहले तो इंट्रा यूटेराइन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है, क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक। आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये क्या होता है? भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि है। इसका इस्तेमाल मतलब इसका उपयोग मतलब जो करवाता है, किसके द्वारा करवाता है? तो अनुभवी नर्स या डॉक्टरों के द्वारा। माँ की ऐसा नहीं कि अपने से इसका है ना बैरियर के रूप में अपने से इस्तेमाल करने लगे, लगाने लगे अपने से, तो हो गया उसका कर लिया। ये किसके द्वारा लगाया जाता है? नर्स और
नर्स और डॉक्टरों के द्वारा। हम देखते हैं कि अंतर्गर्भाशय युक्ति कितने टाइप, 3 टाइप का अंतर्गर्भाशय युक्ति 3 टाइप का होता है। एक होता है अशोधि रहित, जिसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड, औषधि रहित। दूसरा होता है तांबा मोचक। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक को ना इतना इम्पोर्टेंट समझ लो तीनों को, ऐसा ना जाने कौन सा बोर्ड एग्जाम हर साल पूछता है यहाँ से बोर्ड एग्जाम तांबा मोचक से। मेडिकल एग्जाम में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। तांबा मोचक जिसे बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा आ जाता है हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक इसे बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग। इसको ना इन तीनों को घोड़ के पी जाओ, एक क्वेश्चन कन्फर्म है पूछेगा यहाँ से, ये 100% है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बिहार बोर्ड, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन तो श्योर लो पूछेगा 100%। औषधि रहित क्या होता है, तांबा मोचक क्या होता है, हार्मोन मोचक क्या होता है। औषधि रहित को बोलते हैं नॉन मेडिकेट, और तांबा मोचक को बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन मोचक को बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग। तो औषधि रहित में देखना है, औषधि रहित का एग्जांपल क्या आता है, तांबा मोचक का पहले देखते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट। तांबा मोचक रिलीजिंग में ये तीन सीक्रेट करता है। क्या 3 चीज सीक्रेट करता है। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉपर टी, को लगा लो। कॉपर टी कौन रिलीज करता है, कॉपर टी को रिलीज करता है, कॉपर टी क्या है, तांबा मोचक, ठीक। पूछेगा तांबा मोचक इनमें से कौन, कॉपर टी रहेगा। दूसरा कॉपर 7, तीसरा मल्टीलोइड 375, मल्टीलोइड 375, ये कॉपर टी, हाँ कॉपर रिलीजिंग हार्मोन है तांबा मोचक। औषधि रहित में 2 आता है, ठीक, औषधि रहित में 2 आता है, सॉरी एक ही आता है, औषधि रहित में एक ही आता है। औषधि रहित में क्या होता है, एक ही रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं लिपस लूप। क्या नाम है इसका, लिपस लूप। और 2 रिलीजिंग ये हार्मोन मोचक करता है, हार्मोन मोचक 2 रिलीजिंग करता है। हार्मोन मोचक कौन कौन होता है, हार्मोन मोचक होता है प्रोजेस्टेरोन, और LNG20। ये याद करो, इसको अभी याद कराते हैं, ठीक। औषधि रहित यानी नॉन मेडिकेटेड में कौन आता है, लिपस लूप। नॉन मेडिकेटेड कौन है, लिपस लूप। तांबा मोचक यानी कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, कॉपर रिलीजिंग कौन कौन है, तो कॉपर रिलीजिंग यार घोड़ के पी जाओ, यहां से क्वेश्चन एक तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा। तो तांबा मोचक यानी कॉपर रिलीजिंग कौन होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोइड 375। नॉन मेडिकेटेड रिलीजिंग कौन होता है, तो लिपस लूप। हार्मोन मोचक कौन कौन होता है, LNG20, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे होता है कंफ्यूजन कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको बारीकी से अच्छे से याद करो, बिना देखे बिना सोचे बोले तो। हार्मोन मोचक कौन कौन है, बता जल्दी, हार्मोन मोचक कौन कौन बोलो, कौन कौन, कॉपर टी, कॉपर 7, सॉरी हार्मोन मोचक कौन कौन है, प्रोजेस्टेरोन, LNG20। हार्मोन मोचक कौन कौन है, प्रोजेस्टेरोन, LNG20। कॉपर आयन रिलीजिंग कौन कौन है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोइड 375। एक लेकिन यहाँ पे ना बार बार बिहार बोर्ड क्या करता है कि पूछ लेता है तांबा मोचक इनमें से कौन,
कॉपर रिलीजिंग इनमें से कौन है? ऑप्शन में डाल देता है शायद ये तीनों, तीन नहीं तो दो तो कंफर्म ही रहता है, ठीक है। कॉपर टी और ये मल्टीलॉइड 375। तो उस दौरान ना सबसे ज्यादा अगर पूछेगा ना कॉपर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कौन करता है, कौन है इनमें से, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है सबसे पहले कॉपर टी को, 100% प्रायोरिटी पहले इसी को देना, उसके बाद किसी को देना अगर ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक। बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है इस बात को। और अशोधित रहित कौन होता है? नॉन मेडिकेटेड लिपोज लूप। अब इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है वो बता देते हैं कि इसमें लिपोज लूप जो होता है ये फाइब्रोसेटिक सेल होता है। कैसा होता है? फाइब्रोसेटिक सेल्स होता है इसमें, जो क्या करता है स्पर्म को, फाइब्रोसेटिक स्पर्म को खाने का काम करता है। फाइब्रोसेटिक का मतलब होता है खाना, वो भक्षण करना, वो क्या करता है स्पर्म को मार देता है। ये क्या करता है? दूसरा शुक्राणु की गतिशीलता को रोक देता है। क्या करता है? शुक्राणु यानी स्पर्म की गतिशीलता, शुक्राणु की गतिशीलता को रोक देता है। शुक्राणु की गतिशीलता को रोक देता है। अब इनकी गतिशीलता को ही रोक देगा, इसको चाहने में ही 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन बाद इसका कोई काम नहीं। प्रॉपर्टी एंड तांबा मोचक का क्या इंपॉर्टेंट है? तो तांबा मोचक में क्या देखते हैं? शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। क्या करता है? शुक्राणु की गतिशीलता, यहाँ भी शुक्राणु की गतिशीलता आ रहा है, शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। पूछेगा कि तांबा मोचक में क्या होता है? तांबा मोचक में क्या होता है? यानी कॉपर आयन रिलीजिंग से क्या होता है? शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को ये कम करता है। ठीक। हार्मोन मोचक में क्या होता है? तो हार्मोन मोचक होता है ये क्या करता है? गर्भाशय में भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त करता है। क्या बोलता है? गर्भाशय में अगर मान लो इसमें क्या हो जाता है, निषेचन हो भी जाता है, गर्भाशय में क्या करता है? एम्ब्रियो जो बनता है भ्रूण, उसको क्या करता है? वहां पर रहने ही नहीं देता, ठीक है, उसी को हट मतलब अनुपयुक्त कर देता है। गर्भाशय में भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त, ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त। और ये क्या करता है? हार्मोन मोचक में गर्भाशय गिरिवा में क्या करता है? गर्भाशय गिरिवा को क्या कर देता है? गर्भाशय गिरिवा के लिए शुक्राणु को विरोधी बना देता है। गर्भाशय गिरिवा को क्या करता है? शुक्राणु के लिए विरोधी बना देता है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। इसमें क्या करता है? सॉरी, इसमें बोलेंगे तो वो समझ में आएगा। अशोधित रहित में क्या होता है? शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। तांबा मोचक में क्या करता है? शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है, निषेचन क्षमता को भी कम कर देता है। और हार्मोन मोचक में क्या होता है? हार्मोन मोचक में क्या होता है? गर्भाशय गिरिवा को शुक्राणु के लिए विरोधी बना देता है, ठीक है। गर्भाशय गिरिवा को कुछ ऐसा पढ़ा लिखा देता है, उसके अंदर उसका उससे वो शाये रहता है, जैसे शुक्राणु आएगा उसको मार देंगे। विरोधी मतलब क्या? विरोधी मतलब क्या? मारना। विरोधी मतलब क्या? दुश्मन, ठीक है। कि जैसे उत्पाद में रहता है, जैसे स्पर्म आएगा गर्भाशय गिरिवा पूरे एकदम तैयारी में रहता है, आएगा तो उसको मार देंगे, ठीक है। ये क्या करता है? हार्मोन मोचक में गर्भाशय गिरिवा को शुक्राणु के लिए विरोधी बना देता है। ये सबसे इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब करते हैं इसको हीडेज, इसके बाद अगला देखेंगे क्या। अगला आ जाता है पिल्स, गोली।
अगला प्रेगनेंसी से बचने के लिए कौन सा उपाय है? गोली। यहां से जो क्वेश्चन बनता है पहले वो देखें। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि गोली में क्या मिलाया जाता है जिससे प्रेगनेंसी से बचते हैं। तो गोली में या तो सिर्फ से लिखो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन रहता है गोली में, या प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का मिक्सिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गोली में या तो प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा सिर्फ उस गोली में, मतलब गोली में क्या सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, जिसने बोलता है कंपोजिशन, इस गोली का कंपोजिशन क्या, वही। तो कंपोजिशन में क्या रहता है गोली में? या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा या प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों को मिक्स करके ये पिल्स गोली बनाया जाता है गर्भनिरोधक से बचने के लिए। ये गोली क्या होता है? मुंह द्वारा ले जाने वाली होती है, इसके द्वारा मुंह द्वारा ली जाती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर 21 दिन तक ली जाती है। पहले दिन से लेकर के 21 दिन तक ली जाती है। अगर बीच में क्या गोली खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है, गोली समाप्त हो गई, तो 7 दिन के भीतर, कितना दिन के भीतर? गोली समाप्त होने पर 7 दिन के भीतर अंदर फिर से पुनः लेना चाहिए, फिर से पुनः लेना चाहिए। ठीक, पिल्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। और ये गोली लेने से क्या होता है? गोली खाने से, पिल्स खाने से क्या करता है? ये अंडोत्सर्ग को ही रोकता है, डायरेक्ट अंडोत्सर्ग को रोकता है, यानी ओव्यूलेशन को ही रोक देता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर के 21 दिन तक अगर कोई खा रहा है तो उसमें क्या होगा? अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम बनेगा नहीं, ओवम नहीं बनेगा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक, अंडोत्सर्ग को रोकता है और ये गर्भाशय के श्लेष्मा स्तर को भी अनुपयुक्त कर देता है। भ्रूण के लिए क्या करता है? ये पहला अंडोत्सर्ग को रोकता है, दूसरा क्या करता है? भ्रूण के लिए गर्भाशय ग्रीवा को, गर्भाशय को श्लेष्मा आलेप कर देता है, श्लेष्मा आलेप बना देता है। ठीक, भ्रूण को श्लेष्मा आलेप बना देता है। ये गोलियां क्या होता है? गोली जो होता है ये बहुत ही प्रभावशाली एंड क्या होता है? बहुत ही प्रभावशाली, क्या होता है? बहुत ही प्रभावशाली एंड कम दुष्प्रभाव वाली होती है, दुष्प्रभाव वाली होती है। यानी दुष्प्रभाव कम का मतलब साइड इफेक्ट इसका कम रहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभावशाली का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी से बचने का चांस होता है इससे, गोली लेने से, क्या होता है? पिल से लेने से, इसलिए बोला जाता है बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही कम दुष्प्रभाव वाली होता है। ठीक, अभी तक पिल्स के बारे में क्वेश्चन कौन कौन बन सकता है वो देखेंगे। पिल्स के बारे में
पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि पिल्स में क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, या तो सिर्फ ये प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का दोनों मिक्सिंग होगा। ये मुंह द्वारा ली जाने वाली एक टिकिया के रूप में होता है। ठीक, ये इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर के 21 दिन तक लगातार ली जाती है। अगर बीच में गोली समाप्त हो गई तो 7 दिनों के भीतर फिर से पुनः शुरू करना चाहिए। ठीक, ये रोक, इससे क्या होता है, गोली लेने से, पिल्स खाने से क्या होता है, ये अंडोत्सर्ग को रोकता है, साथ ही भ्रूण के लिए गर्भाशय को श्लेष्मा आलेप बना देता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें इंपॉर्टेंट याद क्या रखने वाला है, सबसे ज्यादा याद ये रखो, ये कितने दिन तक ली जाती है, 21 दिन तक। इसका कंपोजिशन क्या है ये याद रखो। दूसरा, ये इस गोली लेने से क्या होता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है और भ्रूण के लिए श्लेष्मा आलेप बना देता है गर्भाशय गिरिपा को। ये बहुत ही, ये करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है, बहुत ही कम प्रभाव, बहुत ही प्रभावशाली एंड कम दुष्प्रभाव वाली पिल्स होती है। क्या गोली होती है। ठीक, अब इसके बाद एक गोली और आ जाती है, CDRI, सहेली। हम देखेंगे सहेली के बारे में। क्या देखेंगे आप, देखेंगे सहेली। ठीक, सहेली क्या है, एक गोली है। ठीक है, गोली का नाम, और कोई सहेली मत समझ लेना। ठीक है, ये सहेली गोली का नाम। ये इसको बनाया कौन है सबसे पहले, सहेली गोली, तो CDR। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। बिहार बोर्ड में क्या, मेडिकल कंपटीशन में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। CDRI लखनऊ, लखनऊ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, सहेली गोली किसने बनाया, तो CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च। एक सेकंड देख के बताते हैं। हाँ याद है, CDRI का क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सहेली गोली कौन बनाया, लखनऊ ने, CDRI लखनऊ ने। सहेली गोली क्या होता है, ये स्टेरॉइड होता है। क्या होता है, गैर स्टेरॉइड होता है। क्या होता है, गैर स्टेरॉइड होता है। ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ये यहाँ इसका है ना सारा इंपॉर्टेंट ही हो। ये क्या होगा, गैर स्टेरॉइड। ये सप्ताह में एक बार ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सप्ताह में एक बार कौन सी गोली ली जाती है, सहेली। ठीक है, सप्ताह में एक बार ली जाती है, एक बार ली जाती है। इसका भी कम दुष्प्रभाव होता है, कम दुष्प्रभाव, और अधिक क्या होता है, प्रभावशाली होता है। अधिक नहीं, अत्यधिक ज्यादा अच्छा, अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ठीक, इससे इतना ही क्वेश्चन। सहेली क्या है, एक गोली है, उसको कौन बनाया, CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसा है, गोली गैर स्टेरॉइड गोली है, सप्ताह में एक बार ली जाती है। तो
दुष्प्रभाव वाली अत्यधिक प्रभावशाली होता है। हाँ, और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी छूट गया था, मेरे ध्यान से निकल रहा, सहेली गोली में क्या, इसमें क्या होता है कंपोजिशन? इसमें भी सामान्य पिल्स की तरह ही गोली वाला ही कंपोजिशन रहता है, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इतना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हो सकता है यहां से भी पूछ देंगे। CDRI सबसे पहले सहेली क्या है? गोली है। इसको किसने खोजा था सबसे पहले? CDRI लखनऊ। ये कैसा गैर एस्टेरॉइड है, सप्ताह में एक बार ली जाती, कम दुष्प्रभाव, अत्यधिक प्रभावशाली होता है। सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन या तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिश्रण पाया जाता है। और ना कुछ क्रीम भी होता है, जैसे जेली क्रीम, ठीक है, जेली क्रीम, ये भी क्या करता है? प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक, एक पिल्स होता है, मतलब एक सेकंड बताते हैं, 72 घंटा में। हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव याद रखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? 72 घंटा के भीतर लेनी चाहिए, 72 घंटा के अंदर। ठीक, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 72 घंटा के अंदर। और जेली क्रीम भी होता है, जो कि प्रेगनेंसी से बचाता है। शुक्राणु को क्या होता है? गर्भाशय, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पहुंचने ही नहीं देता, शुक्राणु को मार देता है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बस वहां पे 2 पॉइंट बताएंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसे बोलते हैं शल्य क्रियात्मक विधि, सर्जिकल मेथड, शल्य क्रियात्मक विधि क्या होता है? सबसे पहले इसे हम बोलते हैं, इसे हम बंध्यता भी बोलते हैं। इसे हम बंध्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बंध्याकरण भी कहते हैं। ठीक, इसे बंध्याकरण भी कहते हैं। इधर लिखते हैं, दूर जाना पड़ता है। इसे बंध्याकरण भी कहते हैं, और इसे सामान्य भाषा में नसबंदी और नलबंदी भी कहते हैं। तो किसे कहेंगे नसबंदी? अगर पुरुष में हो रहा है तो इसे बोलेंगे पुरुष नसबंदी, अगर महिला में हो रहा है तो महिला में बोलेंगे नलबंदी। ठीक है, अब क्यों महिला में नलबंदी, पुरुष में नलबंदी? अब सबसे पहले
हम जानते हैं पुरुष में, क्योंकि पुरुष के नस को काटा जाता है। कौन सी नस? वास डिफरेंस को। किसको? वास डिफरेंस को, यानी शुक्रवाहिका को, शुक्रवाहक को काटा जाता है। किसको काटा जाता है? शुक्रवाहक को काट करके वहां पे क्या करता है? काट देता है। काटने के बाद क्या? गांठ लगा देता है। ठीक है, अगर हम फिगर दिखाएं इस तरह से, एक ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पुरुष का और ये फीमेल का। ठीक, क्या कर रहा है? शुक्रवाहक को काट करके बांध दे रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है? ये नली को काट करके बांध दे रहा है, फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन नलिका को। ठीक है, ये नली को काट रहा इसलिए इसको बोलते हैं नलबंदी। इस नस को काट रहा इसलिए इसको बोलते हैं नसबंदी। समझ में आ गया? ठीक, अब जो पुरुष में होता है शल्य क्रियात्मक विधि, पुरुष वाले को क्या बोला जाता है पता है? पुरुष वाले को बोला जाता है, क्योंकि ये वास, किसको काटा जाता है? वास डिफरेंस को, इसलिए इसको बोलते हैं वासक्टोमी, वासक्टोमी। एंड महिला में जो काटी जाती है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, याद कर लो। ठीक, वासक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। यहां से सारा खत्म होता है मेथड्स, कृत्रिम एंड प्राकृतिक मेथड। ठीक है, ये याद करो। शल्य क्रियात्मक विधि में जो पुरुष में अगर शल्य क्रियात्मक की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? वासक्टोमी। एंड महिला में अगर शल्य क्रियात्मक विधि की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा, या 2 नंबर में पूछेगा वासक्टोमी किसे कहते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा। और ये शल्य क्रियात्मक विधि उन दाम्पत्यों को बताई जाती है, उन दाम्पत्यों को सुझाई जाती है जिन्हें आगे बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट हो जाता है। अगर कोई एक बार करा लेगा ना तो वो दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परमानेंट होता है, उसके बाद कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ उन व्यक्तियों को सुझाई जाती है, उन व्यक्तियों को बताया जाता है शल्य क्रियात्मक विधि कराई जो आगे बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, ये उनके लिए। और एक टर्म हमसे छूट गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा दो, VVI। क्या छूटा? एमनियोसेंटेसिस। क्या? एमनियोसेंटेसिस यानी उल्ब भेदन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उल्ब भेदन, यानी एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? उल्ब भेदन। एमनियोसेंटेसिस एक जांच, क्या है? एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक जांच। क्या जांच है? तो जब एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो कुछ दिन बाद इसका जांच होता है। ये जांच इसलिए किया जाता है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है जो जिसे पैदा होने के बाद वो जिंदा ही न रहे, कुछ दिन बाद मर जाए, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है? इस टेस्ट कराने के बाद गर्भ में पल रहा बच्चा मेल लड़का है या लड़की ये भी पता चल जाता है। क्या? ये भी पता चल जाता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। तो भारत में ये सबसे पहले कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। ठीक है, 1971 ईस्वी में भारत में भी लागू हुआ, इसे कम से कम करने के लिए। ठीक, तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की उसका भी पता चल जाता है। लेकिन मैंने इसका तात्पर्य क्या था कि एमनियोसेंटेसिस जांच का, कि गर्भ में पल रहा है बच्चा उसमें कोई ऐसा डिजीज तो नहीं हो रहा है जो कि उसे जन्म होने के बाद कुछ ही दिन बाद वो मर जाए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो गया, जिससे कि उसका उसी समय इलाज किया जा सके। लेकिन क्या करता है भारतीय नागरिक या और सब भी इसका क्या करने लगता है? इससे क्या पता चल जाता है? लड़का एंड लड़की, अगर लड़की रहती है इस जांच में पता करने वाला पता चल जाता है
कि लड़की है तो वो क्या करवा देता है इसका एबॉर्शन। अब जब एबॉर्शन करवा देगा इससे क्या होगा, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या करना क्या सही बात है नहीं। इसीलिए क्या किया है उलभेदन इम्यूनोसेंटेसिस इसे करते पूछेगा इम्यूनोसेंटेसिस किस लिए जांच किया जाता है, तो ऑप्शन में हो सकता है कि लिंग को पता करने के लिए, दूसरा हो सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए, कुछ रोग मतलब क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए। ठीक है, इतना ये 1971 ईस्वी में हुआ। बस अब इसके बाद पढ़ते हैं एमटीपी के बारे में। ठीक, एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं एमटीपी क्या है। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट वीआई अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल इस चैप्टर से यही है। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, एमटीपी का फुल फॉर्म देख लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है, एमटीपी क्या होता है कि कोई मतलब प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, अब वो बच्चा को जन्म नहीं देना चाहती, उस दौरान उसको क्या करा है गर्भपात करा लेती है, यानी एबॉर्शन करा लेती है। एबॉर्शन को ही बोलते हैं क्या एमटीपी। ठीक है, एमटीपी क्या है कि जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से क्या कराना एबॉर्शन कराना, बच्चे को मतलब बाहर निकालना ही क्या कहलाता है समय से पहले, क्या कहलाता है एमटीपी। इसको देखेंगे गर्भपात पूर्ण होने से पहले, गर्भपात पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से अपने इच्छा अनुसार गर्भ को समापन करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं गर्भपात एबॉर्शन कहा जाता है या एमटीपी कहा जाता है। ये ऐसा कब होता है जब इसका कुछ और भी इफेक्ट देखा गया है गर्भपात का एमटीपी का कि एमनियोसेंटेसिस जांच मैंने अभी कुछ जस्ट पहले पढ़ा है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये भ्रूण की लिंक का पता कर लेता है एंड जेनेटिक डिसऑर्डर कोई क्या होता है अनुवांशिक विकार तो नहीं है वो, लेकिन जैसे ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा कोई गर्ल्स है तो उसको क्या कर देता है एबॉर्शन करवा देता है, जो कि गलत है डायरेक्ट। इसलिए सरकार ने एमनियोसेंटेसिस पे क्या किया था 1971 ईस्वी में सख्त वो कानून सख्त नियम वो कानून लगा दिया था। ठीक, किस परिस्थिति में एमटीपी कराते हैं, एमटीपी क्यों कराते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों कराते हैं, या तो वो बच्चा उसे नहीं चाहिए या कोई कारण हो सकता है कि वो बच्चा और माँ वो बच्चा को पैदा करेगी तो माँ को कुछ हो सकता है, कोई भारी डिजीज हो सकता है, इसलिए क्या करता है वो गर्भपात कराता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है बलात्कार की स्थिति हो सकता है, और जब माँ और शिशु दोनों के लिए खतरा हो तो ये हो सकता है। ठीक, एमटीपी कब कराया जाना चाहिए, प्रेग्नेंट के मतलब प्रेगनेंसी के किस दौरान एमटीपी होता है, तो प्रेगनेंसी के 3 मंथ, ठीक है 3 मंथ तक ही ये एमटीपी कराया जाता है, 3 मंथ के बाद नहीं एमटीपी होता। अगर एमटीपी 3 मंथ के बाद कोई फीमेल या स्त्री कोई करा रहे हैं तो जानलेवा हो सकता है, बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है उनकी भी जान जा सकता है, या हो सकता है कोई इंटरनल बहुत ब्लीडिंग हो जाए जिसकी वजह से वो डेथ कर जाए। तो 3 मंथ तक ही सेफ माना गया है एमटीपी कराना, कितना 3 मंथ यानी 12 सप्ताह या प्रथम तिमाही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह के भीतर एमटीपी कराया जाता है। ठीक, एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यौन संचारित रोग पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक है यौन संचारित रोग। क्या होता है यौन संचारित रोग का मतलब जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान फैलता हो। ठीक है, यौन संबंध बनाने के दौरान क्या हो जो रोग फैलता हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग जाता हो यौन संबंध बनाने के दौरान। तो यौन संबंध बनाने के दौरान कौन कौन होता है, जैसे सुजाग जिसे गोनोरिया, एग्जाम में कभी सुजाग लिखा नहीं रहेगा, जब भी लिखा रहेगा गनोरिया। ठीक, बोलेगा कि इनमें से कौन ही
यौन संचरित रोग है। ऑप्शन में क्या रहेगा, गोनोरिया, ये कोई 6 में से कोई भी रह सकता है। यौन संचरित रोग कौन कौन है, इस 6 को याद रख लो, गोनोरिया, सिफिलिस, लैंगिक मस्ता जिसे जेनेटल वॉर्ट बोलते हैं, ट्राइकोमोनास्ता जिसे क्लाइमेडियासिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, एड्स। हेपेटाइटिस बी और एड्स यही सबसे खतरनाक क्या है, यौन संचारित रोग है, एसटीडी डिजीज है, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। क्योंकि इसका अभी तक कोई टीका ही नहीं निकला, वैक्सीन ही नहीं निकला। इतना खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस आया, इसका वैक्सीन निकल गया, लेकिन अभी तक हेपेटाइटिस बी एंड एड्स का कोई वैक्सीन नहीं निकला। इसे है ना दूसरे रोगों से कुछ दे करके बचाया जा सकता है, इस रोग का कभी इलाज नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। जिसको हेपेटाइटिस बी एंड एड्स होगी उसे एक न एक दिन मरना है, उसे क्या है, एक न एक दिन मरना है तय उसका, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं, लेकिन उसे जिंदा रखता है दवाई दे करके, कोई अलग दवाई दे करके जिंदा रखता है, ठीक। क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। याद कर लो कौन कौन यौन संचारित रोग है, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल वॉर्ट, क्लाइमेडियासिस एंड एड्स, हेपेटाइटिस बी। 6 रोग है टोटली यौन संबंध से फैलने वाले। अब आखिरी टॉपिक है, इस टॉपिक का आखिरी वंध्यता। वंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी, जिसे हम सामान्य भाषा में बांझ भी बोल देते हैं, ठीक है। बच्चे पैदा ना होने का दोष हमारे समाज में क्या दिया जाता है, सिर्फ महिला को ही दोष दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चे पैदा नहीं हो रहा है इसका मतलब पुरुष में भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है या महिला में भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है। वंध्यता क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है, वंध्यता किसे कहते हैं, ठीक है। तो असुरक्षित सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाना ही वंध्यता कहलाता है। छोटा सा डिफिनेशन था कि सेक्सुअल क्या होता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी वो संतान पैदा नहीं कर पा रहा, यही क्या कहलाता है, वंध्यता, जिसे हम देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, बांझ। और बांझ होने का क्या है, हमारे देहात मतलब हमारे मतलब गांव में क्या दिया जाता है, इसे सिर्फ महिला को दोष दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक टॉपिक बच रहा है वो भी लिखते हैं, उसके बाद समझा देंगे। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कि वंध्यता कोई बंदी है तो वो कैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ये क्या है, टॉपिक है। उसके अंतर्गत सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होता है, ART, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्या होता है, ऐसी तकनीक जिससे बंधीय दाम्पत्य को संतान पैदा करने में सक्षम है। कोई बंधीय दाम्पत्य है तो वो कैसे संतान पैदा कर सकता है, वो कुछ टेक्निक्स है, कुछ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी साइंस की मदद से ये टेक्नोलॉजी तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहला हमारा था IVF, क्या, IVF का फुल फॉर्म क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो से क्या समझ में आ रहा है, इन विट्रो का मतलब बाहर, शरीर से बाहर। इन विट्रो शब्द का मतलब होता है शरीर से बाहर, किसी लैब में ये प्रयोग किया जा रहा है। इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर, हमारे अंदर ये प्रयोग किया जा रहा है। तो इन विट्रो एंड इन विवो को देखेंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं पात्र निषेचन, टेस्ट ट्यूब भी, परखनली, सब इन्हीं का नाम है। तो ये कब कराया जाता है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कब किया जाता है, जब कोई स्त्री का फैलोपियन नलिका, जहाँ पर कि निषेचन होता है, फैलोपियन नलिका, अगर हम बात करें, जब किसी स्त्री का क्या होता है, फैलोपियन नलिका का विकृति हो। अब जब फैलोपियन, अब निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर किसी फीमेल का फैलोपियन नलिका विकृत रहेगा, फैलोपियन नलिका में कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई इन्फ्लामेशन रहेगा, उस दौरान उसमें निषेचन हो पाएगा। मान लो उसका अंडाशय सही, वो ओवम रिलीज कर रहा है, उसका क्या गर्भाशय भी सही है,
लेकिन फेलोपियन नलिका ही सही नहीं है। और जब फेलोपियन नलिका ही सही नहीं रहेगा तो अंडाणु, मान लो कि अंडाशय से निकल करके ओव्यूलेशन के थ्रू उसके फेलोपियन नलिका में आएगा, फेलोपियन नलिका उसका सही है तो क्या कभी वो प्रेग्नेंस हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्पर्म आएगा, स्पर्म कहाँ तक जाएगा? ज्यादा से ज्यादा फेलोपियन नलिका तक, उसके आगे जाएगा ना। और इसका फेलोपियन नलिका ही खराब है, फेलोपियन नलिका ही में कोई विकृति है तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस स्थिति में क्या जाता है, लेकिन उसका क्या है, गर्भाशय सही है। ठीक है, उसका अंडाशय सही है, वो क्या करता है, सिर्फ उसका फेलोपियन नलिका खराब है। गर्भाशय सही है मतलब वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण को गर्भाशय में क्या है, इम्प्रेग्नेट कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, और किस दूसरा स्थिति क्या है, ये तो स्त्री की कंडीशन में हो गया। अगर स्त्री का फेलोपियन नलिका में कोई विकृति है तब हम आईवीएफ कराते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। या जब पुरुष में क्या होता है, अगर पुरुष में शुक्राणु ही नहीं बनता हो, पुरुष में क्या है, शुक्राणु ही नहीं बनता हो या शुक्राणु बहुत कम बनता हो, उस स्थिति में क्या किया जाता है, आईवीएफ किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कब किया जाता है, अगर स्त्री में देखें तो उसका फेलोपियन ट्यूब खराब होने के कारण, विकृति होने के कारण, उसमें कोई इन्फ्लामेशन होने के कारण, लेकिन उसका अंडाशय और गर्भाशय पूरी तरह से सही है। पुरुष में क्या होता है, वो स्पर्म ही नहीं बनता है या बहुत कम अमाउंट में बनता है, उस दौरान क्या जाता है। तो अब इस प्रोसेस में लेब में क्या किया जाता है, लेब में क्या किया जाता है, किसी उस स्त्री से क्या करता है जिसका फेलोपियन ट्यूब खराब होता है, उस स्त्री से क्या किया जाता है, मान लो ये एक स्त्री है, इसका क्या है, फेलोपियन नलिका विकृत है। तो इससे क्या किया जाता है, फेलोपियन नलिका विकृत, लेकिन ये अंडाणु तो बना रहा है ना, इससे अंडाणु को निकाला जाता है, अंडाणु को निकाला जाता है। और दाता पुरुष से भी क्या किया जाता है, जिस पुरुष में क्या स्पर्म बहुत कम बन रहा है, ठीक है, उस पुरुष से भी स्पर्म या दूसरे पुरुष से क्या किया जाता है, स्पर्म ले करके, या दाता पुरुष से बोल सकते हैं, दाता पुरुष से क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं। ठीक है, और इसका लेब में क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, लेब में क्या करता है, अंडाणु और स्पर्म में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन कराते हैं, जिससे बनता है जाइगोट। और इस जाइगोट को जब ये 8 कोशिका, जाइगोट कितना आता है, 2 कोशिका, 2 से बनता है 4, 4 से बनता है 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64, और 64 कोशिका की अवस्था में जाकर के गर्भाशय से चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 8 जब ये जाइगोट 8 कोशिका की अवस्था होता है तब इसे हम फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, जिसे हम, अगर 8 कोशिका की अवस्था है तो उस स्त्री का अगर फेलोपियन ट्यूब सही है तो उसके फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, नहीं तो ठीक, अगर 8 से ज्यादा कोशिका की अवस्था का है तब उसे हम डालेंगे गर्भाशय में। अब जब 8 कोशिका की अवस्था का रहेगा तब उसे हम क्या बोलते हैं, जिप्ट, ZIFT, इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में। कब, जब ये 8 कोशिका की है, जब 8 से अधिक 16-32 अवस्था में, 16 से 32 अवस्था में रहेगा तब इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, गर्भाशय में, यानी तब इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, जिप्ट का फुल फॉर्म क्या था, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और IUT का इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक, अब देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन कब कराया जाता है, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन कब कराया जाता है, मान लो उसका निषेचन का स्थान सही, उसका फेलोपियन नलिका पूरी तरह से सही, लेकिन उसका अंडाशय ही खराब है, वो अंडाणु ही नहीं उत्पन्न कर पाता है, तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाता है, और पुरुष मान लो कि उसका है ना, पुरुष का स्पर्म भी सही है मान लो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, निषेचित, मतलब इस स्थिति में क्या किया जाता है, उस पुरुष का अंडाणु
उस पुरुष में क्या होता है, अंडाणु नहीं बनता है। किसी दाता स्त्री का अंडाणु, किसी से दाता स्त्री का अंडाणु लेकर के, ठीक है, फैलोपियन नलिका में पहुंचा देता है, ठीक है। ओह, इस कंडीशन में क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, फिर से सुनो, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, निषेचन तो फैलोपियन नलिका में हो जाता है, लेकिन भ्रूण गर्भाशय में अंतरोपित नहीं हो पाता है। इसका निषेचन ना फैलोपियन नलिका में हो जाता है, लेकिन निषेचन कहाँ आ जाता है, फैलोपियन नलिका में, लेकिन इसका गर्भाशय ही खराब है। इसका अंडाशय भी सही है, फैलोपियन नलिका भी सही है, लेकिन गर्भाशय क्या खराब है। गर्भाशय खराब रहेगा, गर्भाशय में कोई विकृति रहेगी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा वो कहाँ जाएगा, 64 कोशिक की अवस्था जायगोट कहाँ, गर्भाशय में जाता है, तो वहाँ गर्भाशय में ही खराब है, तो वो जायगोट वहाँ पे इम्बेडेंट हो पाएगा नहीं। जब जायगोट इम्बेडेंट नहीं हो पाएगा तब उस दौरान क्या करता है, उस निषेचित अंडाणु को, जो उस फीमेल में निषेचन हुआ है फैलोपियन नलिका, उसको निकाल करके किसी दाता स्त्री में ट्रांसफर कर देता है, किसी दाता स्त्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब उस दाता स्त्री में जब ट्रांसफर कर देता है, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसी को बोलते हैं सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर कब होता है, निषेचित अंडाणु को किसी दूसरे दाता स्त्री के गर्भाशय में डाल देते हैं, इससे ही क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। तब उससे जो बच्चा पैदा हुआ उससे क्या बोलेंगे, सेरोगेट मदर। अब दो टर्म आता है, गिफ्ट एंड ICSI। गिफ्ट क्या होता है, मान लो कि किसी का अंडाशय ही विकृत है, किसी का ओवम ही विकृत है, तो सॉरी ओवरी, किसी का ओवरी ही विकृति है, ओवरी में ही कोई इंफ्लामेशन, तो वो अंडाणु उत्पन्न नहीं करेगा, अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाएगा। बाकी इसका सब कुछ सही है, गर्भाशय भी सही है, निषेचन के लिए फैलोपियन नलिका भी सही है, ठीक है, निषेचन के लिए फैलोपियन नलिका और भ्रूण को रखने के लिए गर्भाशय भी सही है, लेकिन इसमें क्या अंडाणु ही नहीं बनता, ओवम ही नहीं बनता, क्योंकि इसका अंडाशय ही विकृत है। तो इस दौरान क्या करता है, किसी दाता स्त्री का अंडाणु लेकर के इसके फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो तब इसे हम क्या बोलते हैं, किसी दाता स्त्री या किसी लेब से अंडाणु को लेकर के इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तब इसे बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म में क्या आ जाता है, गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। अगर इसके फैलोपियन ट्यूब, गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। और अब इसके बाद यह आ जाता है ICSI। ICSI में क्या किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट स्पर्म को क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर के डायरेक्ट क्या करते हैं, ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट ही ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन यानी कि स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू ओवम में इंडिकेट कराना, क्या करते हैं, ओवम में इंजेक्ट कराना ही क्या